नमस्कार, मैं शरद यादव। आज के सेशन में हम लोग शुरू करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेकंड क्लास और सेकंड क्लास को हम लोग कवर कर रहे हैं सौर मंडल को। सेकंड क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सौर मंडल। इससे पहली क्लास में हम लोगों ने ब्रह्मांड के बारे में सारी थियरी को पढ़ा था। जितने भी एमसीक्यूज थे, ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारा, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया था। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, पहला लेक्चर आपको मिल जाएगा। और आज हम इसका वर्ल्ड ज्योग्राफी का दूसरा लेक्चर कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ पैरेलल ही आपको इंडियन ज्योग्राफी की क्लास दी जा रही है, जिसमें 14 से 15 क्लास हो चुकी हैं और बायोलॉजी में भी लगभग 5 से 6 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो इन सभी क्लासेस को आप लोग लगातार देखते रहिए, जो कि आपके आरओ पीसीएस 2024 के एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी। और मैं आप लोगों के लिए इसके शॉर्ट नोट्स बना रहा हूं, जिसकी भी हम लोग लास्ट टाइम पे क्विक रिवीजन की सीरीज एक चलाएंगे। लेकिन उससे पहले सभी शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे, तभी मैं उस सीरीज को चलाऊंगा। लेकिन वो तभी फायदा करेगी जब आप घटना चक्र की पूरी क्लास को रेगुलर बेस पे देखेंगे, वरना फिर बाद में आप शिकायत मत करिएगा कि सर आपने नहीं बताया था। इसीलिए मैं अभी भी आप लोगों को कहूँगा कि पहले पूरी क्लास की सीरीज को देखते रहिए, फिर आपको शॉर्ट नोट समझ में इजीली आ जाएंगे, क्योंकि मैं उसमें बहुत सारी चीज़ों को स्किप करके इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही लिखूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ इसकी अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर दिया है, जहां पर आप मैसेज करके इसकी पीडीएफ को रिसीव कर सकते हैं, सारे प्रोसेस को फॉलो करके। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहां पे 2 टेलीग्राम चैनल होंगे, एक डिस्कशन ग्रुप और एक चैनल का, जहां आपको सभी प्रकार की अपडेट्स, पीडीएफ, न्यूज़पेपर, करंट अपडेट्स, सभी चीज़ें आपको वहां पे मिलती रहती हैं। तो चैप्टर हमारा सौर मंडल, अर्थात सूर्य का मंडल। सूर्य के इर्द गिर्द घूमने वाले जो 8 प्रकार के ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, एस्टेरॉयड हैं, इन सभी की जानकारी इसमें समझनी है। तो सूर्य हो गया, इसके 8 ग्रह और अनेक उपग्रह एक पूरे परिवार की रचना करते हैं। और उस परिवार का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है, जिसे हम सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल का निर्माण लगभग 4.53 से लेकर 4.58 लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। सौर मंडल में सूर्य, जो कि एक तारा है, एक ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं। मतलब सौर मंडल में एक तो सूर्य होता है और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। किससे जुड़े रहते हैं? सूर्य से जुड़े रहते हैं। और इसमें ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, इन सभी की स्थापना यानी इन सभी की संरचना यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ ही साथ इसमें आपको उल्काएं भी देखने को मिलेंगे, धूमकेतु, खगोलीय धूल आदि शामिल होते हैं। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या पूर्व मान्यता के अनुसार 9 थी, जो कि सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में इस प्रकार थे। जैसे सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पे आप एक छोटी सी ट्रिक को यहाँ नोट कर सकते हो। मैं आपको बताऊं तो बीएसपी में, ध्यान दीजिएगा, बीएसपी में बीएसयू नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया था? बीएसपी में बीएसयू नहीं पाया जाता। जैसे बुध हो गया, फिर शुक्र हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपका सूरज होता है और इन्हीं से दूरी के आधार पर यह बढ़ती जाती है क्रम के हिसाब से। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। हालांकि प्लूटो को 2006 के बाद हटा दिया गया है। तो ये जो 8 ग्रह हैं उसकी क्रम देख लीजिए आप एक बार। देखिए मैंने जो ट्रिक बताई उससे समझिएगा। बी से बुध, एस से शुक्र, पी से पृथ्वी, मे से मंगल, फिर बी से बृहस्पति, एस से शनि, यू से यूरेनस और नहीं से नेपच्यून, अर्थात कि अरुण और प्लूटो, सॉरी अरुण और वरुण। तो ये इस तरीके से आप क्रम को याद रख सकते हो। बात करेंगे आगे अगर हम कि 14-15 अगस्त 2006 के मध्य भाग में चेक गणराज्य में एक कमेटी इनकी बैठी थी, एआईयू की, एस्ट्रोनॉमिकल, जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन था, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। इसकी 26वीं महासभा की जब बैठक हुई तो इसमें प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर एक बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। तो नई मान्यताओं के अनुसार अब ग्रहों की संख्या 8 हो गई। कितनी हो गई है? 8 हो गई है, जिसमें सबसे पहले आपका क्या आएगा? बी से बुध, एस से शुक्र, पी से पृथ्वी, मे से मंगल, बी से बृहस्पति, एस से शनि, यू से यूरेनस और नहीं से नेपच्यून। और यही जो है सूर्य से दूरी के आधार पर भी यही क्रम आता है। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की नई परिभाषा के अनुसार ग्रह वह खगोलीय पिंड होते हैं जो 3 कैटेगरी को पूरा करते हैं। पहला, सूर्य की परिक्रमा लगाते हो। दूसरा, अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के लिए पर्याप्त पदार्थ हो ताकि दृढ़ पिंड की शक्तियों को वशीभूत कर सकें और जल स्थितिकी संतुलन बना सकें। तीसरी, अपनी परिक्रमा के दौरान निकट के ग्रह की कक्षा को ना काटें। जबकि प्लूटो क्या कर रहा था? इसी कैटेगरी का जो है कि उल्लंघन कर रहा था, इसी नियम का या इसी शर्त का, क्योंकि प्लूटो
ऊपर की दो नियमों को तो पालन कर रहा था, सूर्य की परिक्रमा और साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण बल, लेकिन तीसरे नियम का उल्लंघन कर रहा था। वो अपनी कक्षा के साथ साथ नजदीक वाले ग्रह की भी कक्षा काट दे रहा था। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर सौर मंडल का ये परिवार है। आप यहाँ पर देखेंगे सन है, तो सबसे नजदीक ग्रह आपको बुध देखने को मिलेगा, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी और फिर मंगल। और मंगल के बाद आपको एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? क्षुद्र ग्रह की पट्टी, ये जो डॉट डॉट है। इसके बाद आप देखेंगे बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण और फिर यहाँ पर प्लेटो। अब ये जो प्लूटो है ये आपकी क्या कर रहा था? दूरी तय कर रहा था। अर्थात ये जो प्लूटो चल रहा था, जब ये इस तरीके से यात्रा करता था अपने पथ पे, तो ये धीरे धीरे किसी दूसरे की कक्षा को काटता था। तो ये जो पथ होता है यहाँ पर काटने की वजह से इसको बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। और यहाँ पर आप देखेंगे बाहरी साइड में एक ऊपर बेल्ट देखने को मिलती है। तो इस तरीके से क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी होती है वो आंतरिक स्तर पर देखने को मिलती है पृथ्वी ग्रह के सम्मुख। तो इस तरीके से इसकी डिटेल और आगे हम बताते हैं। ग्रह की बात करेंगे तो ग्रह अपने आकार, संगठन करने वाले पदार्थ, तापमान तथा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा की अवधि की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इन भिन्नताओं का मुख्य कारण है सूर्य से इनकी क्रमशः दूरी। अब जैसे बुध की बात करेंगे, बुध पे जीवन संभव क्यों नहीं है? क्योंकि बुध सूर्य के सबसे नजदीक है, इसीलिए वहां पे तापमान बहुत अधिक होता है, जिसकी वजह से दिन में बहुत अधिक गर्मी होती है और उतना ही रात में ठंडी भी हो जाती है स्थिति, क्योंकि सूर्य की अपेक्षा जब वो अपोजिट खड़ा हो जाता है, अर्थात जहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, तो वहां पे बुध बहुत जल्दी ठंडा भी होता है। तो समझते हैं, बात करेंगे जैसे बुध, शुक्र, मंगल पृथ्वी की भांति ठोस ग्रह होते हैं, इसीलिए इनको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। पार्थिव का मतलब होता है टेरेस्ट्रियल बॉडी, यानी जिसकी संरचना पृथ्वी की तरह होती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि मंगल ग्रह पे जो मिशन भेजते हैं उसमें यह देखने का प्रयास करते हैं कि क्या मंगल पर भी जीवन हमारा संभव है, क्योंकि वहां भी पानी, पहाड़, नदी, झील, तालाब, कुछ ऐसी संरचनाएं देखने को मिली हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी की तरह यहाँ पर भी गुरुत्वाकर्षण बल है, ठोस आधारित पृथ्वी है, जल की उपस्थिति है, तो यहाँ पर भी जीवन हो सकता है, संभव हो। और कुछ ग्रह गैसों के बने होते हैं जिन्हें गैसीय ग्रह कहते हैं, जो आपके क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बाहर होते हैं, जिसमें आप बृहस्पति देखेंगे, शनि देखेंगे, यूरेनस देखेंगे, नेपच्यून देखेंगे। ये सभी गैसीय ग्रह होते हैं और इन चारों में आपको गैस के छल्ले देखने को मिलते हैं। केवल बृहस्पति में ही नहीं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण अर्थात यूरेनस और नेपच्यून, इन सभी में आपको गैसीय ग्रह देखने को मिलते हैं। इनके बड़े आकार के कारण इन्हें जोवियन ग्रह कहा जाता है, और जबकि वो ग्रह क्या कहलाते थे? पार्थिव। जोवियन का अर्थ होता है बृहस्पति के समान, अर्थात कि जो ग्रह बृहस्पति के समान बड़े बड़े होते हैं उन्हें जोवियन ग्रह कहा जाता है। सौर मंडल के सभी 8 ग्रहों में पृथ्वी का घनत्व तो सर्वाधिक होता है, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अन्य ग्रहों का जो घनत्व होता है वो इस प्रकार है, जैसे बुध का 5.4, शुक्र का 5.2, मंगल का 3.9, बृहस्पति का 1.3, 0.6 शनि का, अरुण का 1.2 और वरुण का 1.6। अब आपको याद नहीं रखना है, केवल पृथ्वी का घनत्व याद रखिए। और घनत्व का मतलब होता है जो चीज जितनी अधिक ठोस अवस्था में होती है उसका घनत्व सबसे अधिक होता है। तो आपने देखा कि पृथ्वी का ठोस घनत्व ज्यादा होता है, जबकि जो गैसीय ग्रह थे, जैसे गैस वाले ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनका जो घनत्व है बहुत कम है, क्योंकि ये मुख्यतः गैस के गोले हैं, न कि ठोस गोले हैं। सूर्य में सौर परिवार का जो द्रव्यमान का 99.8 भाग अंतर्विष्ट है। सूर्य का द्रव्यमान 1.989 इंटू 10⁻30 किलोग्राम है, जो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 3,33,000 गुना है, लगभग 3.25 लाख के आसपास है। अब सौर मंडल में बात करेंगे, कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें बुध सबसे छोटा ग्रह माना जाता है, जबकि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है, इतना ध्यान रखना है। शुक्र की बात करेंगे तो सर्वाधिक चमकीला ग्रह होता है, और वरुण की बात करेंगे तो सबसे दूर स्थित ग्रह होता है। इसको इंग्लिश में नेपच्यून भी कहा जाता है, क्योंकि यूरेनस मतलब होता है अरुण और नेपच्यून मतलब होता है वरुण। हालांकि हम इन ग्रहों की जानकारी अलग अलग चैप्टर वाइज भी पढ़ेंगे। जब हम अलग से सूर्य की बात करेंगे, अलग से बुध की बात करेंगे, अलग से शुक्र की बात करेंगे, तो वहाँ और विस्तार से इसकी जानकारी हमें देखने को मिलेगी। यह सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय लगाता है, लगभग 164 वर्ष। हमारे पृथ्वी को कितना समय लगता है? 365 दिन, या यूं कहें कि 1 वर्ष लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में, जबकि वरुण को कितना समय लग रहा है? 1 वर्ष नहीं, 164 वर्ष। यानी कितना अधिक दूर है, क्योंकि सबसे अंतिम छोर पर यह खड़ा है। और ग्रह क्या होते हैं? मुख्य रूप से ध्यान देना, तारे और ग्रह में एक बेसिक अंतर होता है।
तारों के पास अपना खुद का प्रकाश होता है, वो किसी और ग्रह या किसी और प्रकाशवान वस्तु पर निर्भर नहीं होते हैं। जबकि जो ग्रह होते हैं ये अप्रकाशवान होते हैं, अदीप्तिमान होते हैं, यानी ये दूसरे ग्रहों के प्रकाश पर निर्भर करते हैं। हम पृथ्वी पे जो आधे दिन देखते हैं, आधे दिन हमें सूरज का प्रकाश देखने को मिलता है, और फिर जब सूरज का प्रकाश नहीं पड़ता तो अंधेरा हो जाता है, अर्थात रात। जबकि अगर पृथ्वी का खुद का अपना कोई प्रकाश होता तो पृथ्वी दिन भर चमकती, रात भर भी चमकती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब जितने भी ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, जो भी 8 ग्रह हैं, इनके अपने खुद के प्रकाश नहीं होते हैं, ये दूसरों से प्रकाशित होते हैं। और दूसरे क्या होते हैं? तारे होते हैं जो इन्हें प्रकाशित करते हैं। तो यहाँ देखिएगा कि ग्रह अप्रकाशवान होते हैं किंतु सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अब आकार के आधार पर ग्रहों का अवरोही क्रम इस प्रकार है। ग्रहों का अवरोही क्रम का मतलब है जो सबसे बड़ा ग्रह होगा वो सबसे पहले लिखा जाएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और सबसे लास्ट वाला जो ग्रह होगा वो सबसे छोटा कहलाएगा। तो यहाँ पर नियम बदल जाएगा। आपने अभी जो मैंने ट्रिक बताई थी बीएसपी में बीएसयू, ये ग्रह क्या थे? सूर्य से दूरी के आधार पर थे। लेकिन अब हम बात करेंगे इनके वजन के, मतलब आकार के अनुसार। तो सबसे बड़ा हमारा जो ग्रह है वो कौन सा है? बृहस्पति है, तो बृहस्पति से शुरू होगा। और सबसे छोटा हमारा जो ग्रह है वो है बुध, तो बुध पर जाके खत्म होगा। तो बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, और फिर आपका क्या है? बुध आ गया। तो देखेंगे कहीं ना कहीं आप इस तरीके को समझ पाए होंगे। अब द्रव्यमान के आधार पर देख लीजिए, आकार के आधार पे हमने देख लिया। अब द्रव्यमान के आधार पे अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा द्रव्यमान बृहस्पति का, फिर शनि, फिर वरुण, फिर अरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। तो आकार और द्रव्यमान में कोई भी अंतर नहीं देखने को मिला। लेकिन सूर्य से दूरी के आधार पे ये सिस्टम बदल जाएगा, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी। सूर्य से दूरी के आधार पे अगर हम बात करेंगे तो सबसे नजदीक होगा बुध और सबसे दूर होगा वरुण, क्योंकि वरुण को 164 वर्ष लगते हैं पूरा एक सूर्य का चक्कर लगाने में। तो बुध के बाद आएगा शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, और फिर अरुण, और उसके बाद वरुण आता है। ग्रहों में सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल बृहस्पति का है, और हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन गैस बृहस्पति तथा शनि ग्रह पर बड़ी मात्रा में विद्यमान है। और इन दो लाइनों से एक क्या 2-3 प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में। पूछा जाता है कि शनि पर सबसे बड़ी मात्रा में गैस कौन सी मिलती है? तो मीथेन मिलती है। कभी कभी पूछा जाता है बृहस्पति पर सबसे अधिक मात्रा में गैस कौन सी मिलती है? तो हीलियम मिल जाती है। इसी तरीके से ऐसे प्रश्न जब आपको दिखाऊंगा मैं, तो आप देख पाएंगे कि कैसे यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक और टॉपिक पूछा जाता है कि गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है? तो गोल्डीलॉक्स जोन को आवासीय क्षेत्र भी कहा जाता है। यह किसी तारे के चारों ओर स्थित ऐसा क्षेत्र है जहां किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी होने की उचित स्थिति पाई जाती है। तरल पानी ग्रहों पर जीवन की खोज में एक महत्वपूर्ण घटक होता है। इसीलिए हम चंद्रमा पर भी चंद्रयान 3 के माध्यम से विभिन्न प्रकार के खनिजों के साथ साथ पानी की खोज करने के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। हालांकि चंद्रयान फर्स्ट ने ही हमें पानी के कुछ सबूत दे दिए थे, लेकिन फिर भी हमारे इस चंद्रयान मिशन के द्वारा यह भी खोजा जा रहा है कि चंद्रमा के किस किस एरिया में पानी देखने को मिलेगा। दक्षिणी ध्रुव पे, मंगलयान पे पानी की उपस्थिति है कि नहीं, तभी जीवन की खोज हो सकेगी। तो हमारे सौरमंडल में गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित एकमात्र ग्रह है पृथ्वी। गोल्डीलॉक्स का मतलब होता है सामान्य भाषा में आवासीय क्षेत्र या रहने योग्य क्षेत्र, और पृथ्वी ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां रहने योग्य क्षेत्र बनता है, जहां आपको वायु के रूप में ऑक्सीजन मिलेगी, जीवन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जल मिलेगा, रहने के लिए भूमि मिलेगी। तो इसीलिए गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित कौन सा ग्रह है? पृथ्वी। अन्य की खोज एवं अनुसंधान जारी है, जैसे मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, चंद्रमा, और यह जोन न तो अत्यधिक गर्म है और न ही अत्यधिक ठंडा होता है। पोलैंड के खगोलशास्त्री एवं गणितज्ञ निकोलस कोपरनिकस ने 1514 ईस्वी में अपनी एक हस्तलिखित यानी हैंडरिटन पुस्तक कमेंटेट्रियल्स लिटिल कमेंट्री, जिसको हम कहते हैं, उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया इसमें, जिसमें उन्होंने कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। अर्थात इन्होंने ये बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। जबकि तत्कालीन पोप शासकों ने, या जो पोपवादी धर्म थे, शासक थे, उन्होंने इनको फांसी की सजा दे दी, क्योंकि वो मानते थे कि ऐसा नहीं है, पृथ्वी जो है कि हमारे गॉड है, पृथ्वी हमारी देवता है, ये किसी का परिक्रमा नहीं करेगी, बल्कि पृथ्वी की ही सारे जीव और सारे घटक जो है कि परिक्रमा करते हैं। लेकिन यह सिद्धांत गलत था, निकोलस का सिद्धांत सही था। बाद में इसका प्रकाशन 1543 ईस्वी में
ऑन द रिवॉल्यूशन ऑफ द हेवनली स्फीयर नाम से प्रकाशित हुआ और उसमें कहा गया 6वीं शताब्दी ईस्वी के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद वराहमिहिर ने इससे लगभग 1000 पूर्व वर्ष ही बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो यानी भारत के जो वैज्ञानिक थे, खगोलविद थे वराहमिहिर, इन्होंने तो इन यूनानियों से भी पहले बता दिया 1000 वर्ष पहले ही कि भाई चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती है। और आज भी तो यही स्टेटस आपको देखने को मिलता है। साथ ही जर्मनी के खगोलविद जोहान्स केपलर ने ग्रहीय गतियों के 3 आधारभूत नियमों के जनक हैं। जो आप देखते हो ना कि जो ग्रहों की गति कैसे करते हैं, इनके नियम किसने दिए थे? जोहान केपलर ने दिए थे। इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने गिरने वाले पिंडों के आधारभूत नियमों का निरूपण किया। अंग्रेज वैज्ञानिक आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण तथा गति के 3 नियमों का भी प्रतिपादन किया था। तो ये सौरमंडल का एक छोटा सा चैप्टर था जिसमें कुछ एमसीक्यूज हैं जिसे हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न आपका बीपीएससी 2011 में पूछा गया है, कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो क्षुद्र ग्रह देखने को मिलते हैं, ग्रह देखने को मिलते हैं, धूमकेतु देखने को मिलता है, लेकिन निहारिका नहीं यानी नेबुला देखने को नहीं मिलती है। बल्कि नेबुलाओं के बाद ही जो है कि सौर मंडल की स्थिति आती है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम डिटेल से समझते हैं कि सौर मंडल का निर्माण लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ। सौर मंडल में सूर्य हमारा तारा है और ऐसे खगोलीय पिंड भी इसमें सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं, जैसे ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु, खगोलीय धूल आदि शामिल होते हैं, जबकि निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं होती है। तो ऐसे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो अब देखिए कॉपरनिकस यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, ये बात सही मान ली जाएगी। हालांकि अगर यहाँ पे वराहमिहिर का ऑप्शन होता तो आप वराहमिहिर को भी लगा सकते थे। तो इसके बारे में अभी हमने पढ़ा कि 1514 में उन्होंने लिटिल कमेंट्री नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने सिद्धांत दिया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। और इससे भी 1000 वर्ष पहले ही भारतीय खगोलविद वराहमिहिर ने भी इसी बात को बताया था कि चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? न्यूटन, कॉपरनिकस, डाल्टन, आइंस्टीन। तो सी ऑप्शन हो जाएगा कॉपरनिकस। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? तो ये बात कॉपरनिकस ने ही कही थी। तो सेम वही रिपीट किया जा रहा है, बस लैंग्वेज को घुमाया जा रहा है। निकोलस कॉपरनिकस ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है बल्कि सूर्य केंद्र बिंदु है। पोलैंड के खगोल शास्त्री और गणितज्ञ निकोलस कॉपरनिकस इस मत के प्रतिपादक थे कि दैनिक गति में पृथ्वी अपने अक्ष पर और वार्षिक गति में स्थिर सूर्य के चतुर्दिक चक्कर लगाती है। कहने का मतलब है कि जो दैनिक स्तर पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होती है, तो उसके लिए पृथ्वी अपने अक्ष पर ही 24 घंटे रोटेशन करती है और 24 घंटे में 12 घंटे दिन देखने को मिलता है, 12 घंटे रात। लेकिन स्थिर रूप में वो एक वार्षिक गति लगाती है 365 दिन की, जिसमें वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अच्छा, इसी में एक और व्याख्या दी हुई है कि इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने गिरने वाले पिंडों के आधारभूत नियमों का निरूपण किया और अंग्रेज वैज्ञानिक आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण तथा गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया। और जर्मनी के खगोलविद जोहान्स केपलर ने ग्रहीय गतियों से संबंधित 3 आधारभूत नियमों के जनक माने जाते हैं, यानी इन्होंने 3 आधारभूत नियम दिए। अगला प्रश्न है, देखिए घूम फिर के एक ही प्रश्न को बार बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। तो अगर आपने इसकी तैयारी ढंग से की होगी तभी आप इस एग्जाम्स को क्लियर कर पाएंगे, आरओ और पीसीएस को। 69वीं बीपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ को अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा जहां आप मैसेज करके वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। किसने ग्रह सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? तो निकोलस कॉपरनिकस ने ही सबसे पहले इस बात को रखा था। अगला प्रश्न है आपका, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पृथ्वी का जो घनत्व है वो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। यही सबसे अधिक घनत्व इसके अंतर्गत देखने को मिलता है, जबकि बाकी जितने गैसीय पिंड है उनका घनत्व कम होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सौरमंडल के जो 8 ग्रहों में पृथ्वी का माध्य घनत्व सबसे अधिक है, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब,
जबकि बुध का 5.4, शुक्र का 5.2, मंगल का 3.9, बृहस्पति का 1.3, शनि का 0.6, अरुण का 1.2 और वरुण का 1.6। तो अगर आपको पता है कि पृथ्वी का सबसे अधिक घनत्व है तो सबसे कम घनत्व किसका है दोस्तों, तो शनि का है 0.6, क्योंकि ये सभी गैसीय गोले हैं यानी कि गैसीय ग्रह हैं। अगर हम बात करें इस घनत्व के अंतर्गत पृथ्वी में हमें क्या देखने को मिलता है, तो इसके संगठन में मुख्य तत्व होता है लोहा, जो कि 32% लगभग होता है, और 30% के आसपास ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे है, 15% के साथ सिलिकॉन इसका तीसरे स्थान पर होता है। तो कभी कभी ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि इस पृथ्वी के संगठन में सबसे अधिक क्या मिलता है, तो Fe, यानी Fe मतलब होता है लोहा, फेरस ऑक्साइड, और 30% ऑक्सीजन और 15% सिलिकॉन इसमें मिलती है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है इसमें। सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 99.8% भाग अंतर्विष्ट होता है। सूर्य का द्रव्यमान 1.989 × 10⁻30 किलोग्राम है, जो पृथ्वी के द्रव्यमान से 3,33,000 गुना अधिक है। और सूर्य का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का लगभग 109 गुना होता है। अगर मान लीजिए पृथ्वी का जो व्यास है, डायमीटर इतनी है, तो इसका 109 गुना आप जब कैलकुलेट करोगे तो सूर्य का आपका व्यास बनेगा। तो समझ सकते हैं कि लगभग इसमें कितनी सारी पृथ्वियां एडजस्ट हो जाएंगी। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या क्या 92 में पूछा गया था, तो उस हिसाब से तो 9 रहेगा, क्योंकि ये प्रश्न 1992 में पूछा गया। लेकिन 2006 में जब चेक रिपब्लिक में गणराज्य में एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की जब मीटिंग्स हुई, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो महासभा बैठी थी, तो उन्होंने कहा कि जो आपका प्लूटो है वो बौने ग्रह की श्रेणी में आता है, इसलिए उसको निकाल दिया गया 2006 से ही। तो 2006 के बाद से ही 8 ग्रह केवल देखने को मिलते हैं। तो अब हम इसकी यहाँ पे व्याख्या भी पढ़ सकते हैं कि सौर मंडल में ग्रहों की पूर्व मान्यता के अनुसार 9 थी, जो कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। लेकिन अब इसको 2006 में जब इनकी बैठक हुई थी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, तो इन्होंने प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा के बौना ग्रह बना दिया, और इस प्रकार अब 9 नहीं बल्कि 8 हो चुकी है ग्रहों की संख्या। अगला प्रश्न है, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच स्थित हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है BSP में BSU, बस इतना ही आपको देखना है। BSU नहीं पाया जाता है, तो U मतलब हो गया यूरेनस और मे मतलब हो गया मंगल। अब इनके बीच जो पाया जा रहा है वो बृहस्पति और शनि है, तो B ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। इतना आसान ट्रिक मैंने आपको बता रखा है। ग्रहों को उनकी सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए, तो फिर से वही आपको लिखना है BSP में BSU, बस यही आपको लिखना है, नहीं इतना ही लिखना है। तो अब आप क्रम बैठा सकते हो, बुध से शुरू करो, बुध नहीं है शुक्र से करो, शुक्र नहीं है पृथ्वी से करो, पृथ्वी, फिर मंगल नहीं है तो कोई बात नहीं, मंगल के बाद आपका आएगा बृहस्पति और फिर शनि और फिर यूरेनस फिर प्लूटो। तो पहले पृथ्वी, फिर बृहस्पति, फिर यूरेनस, फिर प्लूटो। तो इस आधार पर अगर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्लियर है। अगला प्रश्न है GIC 2010 का, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य कौन से ग्रह आते हैं, बुध और मंगल। तो यहाँ पर आप बुध और शुक्र आएंगे, बुध और शुक्र आएंगे, तो ये आपका C ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेंस 2012 का, पृथ्वी स्थित है किनके बीच में स्थित है भाई, मंगल और शुक्र के बीच में स्थित है, क्योंकि मैंने BSP में BSU वाली ट्रिक बताई थी आपको, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। ग्रहों के बारे में निम्न में क्या सत्य है, ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं। ध्यान देना, बात तो एक ही है कि प्रकाशहीन है तो चमकेंगे कहाँ से, ये अप्रकाशवान होते हुए भी चमकते हैं, यही बात सही है, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, यानी कि सूर्य का प्रकाश जो तारा है सूर्य, वो इनको प्रकाशवान करता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे विशेष लक्षण और ग्रहों के नाम। तो जरा इसको समझते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह मैंने बताया था आपको बुध है, बिल्कुल सही। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह मैंने बताया था बृहस्पति है। सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पे ग्रह, तो बुध के बाद शुक्र आता है, तो ये हो जाएगा। और सूर्य से निकटतम ग्रह की बात करेंगे, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो रही है, क्योंकि ये पेपर मुझे लगता है प्लूटो को मान के किया जा रहा है, और अगर ऐसी बात होगी तो बुध से भी छोटा आपका प्लूटो हो जाएगा। जी हाँ, 1998 का पेपर है इसीलिए। तो अब आप इस आधार पे अगर सेट करेंगे, हालांकि मैं अभी इसे करेक्ट करूंगा, सबसे छोटा ग्रह इस आधार पे प्लूटो मिलेगा, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति मिलेगा, सूर्य से दूसरा स्थान शुक्र का होगा, और सूर्य के निकटतम ग्रह
बुध हो जाएगा। तो ये 1998 का पेपर है, लेकिन 2006 के बाद इसकी स्थिति बदल गई है। तो बुध सूर्य के सबसे निकट का और पूरी मान्यता के अनुसार प्लूटो के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह था, लेकिन 2006 के बाद से अब बुध सबसे छोटा ग्रह माना जाता है और सूर्य के निकट तो है ही है। और सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरे स्थान पर आपका वीनस यानी शुक्र आता है और पहले स्थान पर बुध। बृहस्पति सूर्य से दूरी के अनुसार पांचवा और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है, तो इसीलिए मैंने उसको होल्ड किया प्रश्न को। अगला प्रश्न है सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह में बुध आता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंस 2011 का, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जल्दीबाजी में ये नहीं देखना है कि पूछा जा रहा है कि नहीं, कि सही सुमेलित पूछा जा रहा है या सही सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है। इस पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ऐसी चीज़ों पे अक्सर प्रश्न गलत हो जाते हैं। कि अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, बिल्कुल सही। सबसे छोटा ग्रह बुध है, यह भी सही है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है, यह भी सही है। मंदतम गति वाला ग्रह मंगल है, यही गलत है। मंदतम गति का मतलब हो गया जो सबसे धीरे धीरे परिक्रमा करता है, और वो हो जाएगा आपका वरुण, क्योंकि वही सबसे दूर है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। बुध सबसे छोटा ग्रह है, बृहस्पति सबसे बड़ा है, शुक्र सबसे चमकीला है, वरुण सबसे दूर स्थित है, इसलिए इसकी परिक्रमण गति भी सबसे कम 5.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है, और यह सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय 59,800 दिन लेता है, लगभग 164 वर्ष लगाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब घटते क्रम का मतलब सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? मैंने क्या बताया, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति रहेगा, और इसके बाद जो नंबर आएगा वो पृथ्वी का आएगा, फिर आपका आएगा वरुण, और फिर आपका आएगा शनि। तो इस थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, बृहस्पति के बाद तो पृथ्वी नहीं आएगी दोस्तों, बृहस्पति के बाद शनि आएगा, और शनि के बाद वरुण आएगा, फिर पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी तो सबसे लास्ट में आएगा। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मेंस 2004 का प्रश्न है, हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती किस पे? मैंने आपको बताया था कि बृहस्पति पर होती हैं, शनि पर होती हैं, नेपच्यून पर होती हैं और अरुण पे होती हैं, लेकिन यहाँ पर आप कॉम्बिनेशन में देखोगे इसके साथ शुक्र दे दिया, ये तो वैसे ही गलत है, इसके साथ मंगल दे दिया, इसके साथ प्लेटो दे दिया, तो इस तरीके से चारों ही ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गए हैं। तो अब हम जरा यहाँ पर पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन तीनों गैसों की उपस्थिति बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून पर पाई जाती है। यद्यपि बृहस्पति और शनि वातावरण में मीथेन की गौण मात्रा, यानी यहाँ पर मीथेन कम मात्रा में पाई जाती है। प्लूटो पर मीथेन तो है, परंतु हाइड्रोजन और हीलियम नहीं है। मंगल ग्रह पर CO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड और आर्गन है। शुक्र पर CO2, N2 उपस्थित है, इसलिए इस प्रश्न का कोई भी सही विकल्प नहीं बन पाया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल का नहीं है? तो बुध है, शुक्र है, शनि है, लेकिन फ्लोरिडा नहीं है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। बात करेंगे अगर हम, बुध, शुक्र, शनि सौरमंडल के ग्रह हैं, जबकि फ्लोरिडा अमेरिका में अवस्थित एक राज्य है। यहाँ यूएसए का अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण केंद्र केनेडी स्पेस सेंटर मैरिट आइलैंड पर स्थित है, केप के नावरेल स्पेस फोर्स स्टेशन के पास है। अगला प्रश्न है यहाँ पे IAS प्रीलिम्स 2015 का, कि गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है? तो ये मैंने बताया कि बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज को ही हम लोग क्या कहते हैं? गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं, जहाँ पे आवासीय स्थल की स्थिति देखने को मिलती है, जहाँ रहने के लिए उपयुक्त स्थिति देखने को मिलती है। तो यहाँ पढ़ेंगे हम कि गोल्डीलॉक्स जोन को आवासीय क्षेत्र भी कहा जाता है। यह किसी तारे के चारों ओर स्थित ऐसा क्षेत्र है जहाँ किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी होने की उचित स्थिति पाई जाती है। तरल पानी ग्रहों पर जीवन की खोज में एक महत्वपूर्ण घटक है। हमारे सौरमंडल के गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित ग्रह पृथ्वी है। अन्य की खोज अनुसंधान में जारी है, और यह जोन न तो अत्यधिक गर्म है और न ही अत्यधिक ठंडा है। तो गोल्डीलॉक्स का मतलब होता है जहाँ रहने योग्य आपको आवश्यक दशाएं देखने को मिल जाए। और यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, क्या मिलान करना है कि ये ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारा और कृत्रिम उपग्रह, तो इसके आधार पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस तरीके से मिलान करोगे। अगर आप देखोगे कि ग्रह की बात करें तो यूरेनस हो जाएगा, उपग्रह की बात करें तो चंद्रमा हो जाएगा, लेकिन अब पुच्छल तारा और कृत्रिम उपग्रह को भी जरा हम ठीक से मिला लें तो आप देखोगे कि यूरेनस तो हो गया ग्रह, चंद्रमा हो गया उपग्रह, हेली हो गया पुच्छल तारा, और मेराइनर हो गया या मैरिनर कृत्रिम उपग्रह हो गया। अगला प्रश्न BPSC री एग्जाम 2022 में पूछा गया है, सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन है? प्रधान आकाशीय पिंड कौन है? कितना कंफ्यूजिंग जो है कि
टॉपिक दे दिया, मतलब किस तरीके से घुमाया, तो ये हो जाएगा आपका सूर्य, क्योंकि सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य है, क्योंकि प्रधान का मतलब होता है मुखिया, और सौर मंडल का मुखिया या हमारे परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य है। तो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है हमारा सूर्य और यही इसका मुखिया है। तो अब हम सूर्य की ही स्टार्टिंग करेंगे। अगला पॉइंट हमारा रहेगा सूर्य, यानी अगला चैप्टर रहेगा हमारा सूर्य, जिसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हम लोग सूर्य को पढ़ेंगे। सूर्य की बात करें तो सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य का वह भाग जो हमें आंखों से दिखाई देता है उसको तो हम लोग कहते हैं दोस्तों फोटोस्फीयर, यानी कि प्रकाश मंडल। और नासा के अनुसार सूर्य का आकार पृथ्वी से लगभग 109.2 या 109 गुना बड़ा है। और सूर्य की जो त्रिज्या है वो कितनी है? तो आप उसे देखेंगे 6,95,700 किलोमीटर केवल त्रिज्या है। इसका डबल करेंगे तब इसका व्यास आएगा। सूर्य के कोर में अत्यधिक उच्च तापमान होता है, लगभग 15 जो है कि ये आप देखेंगे लगभग 1.5 करोड़ के आसपास जो है कि उपस्थित सभी पदार्थ गैस अवस्था और प्लाज्मा के रूप में देखने को मिलते हैं। उल्लेखनीय है कि प्लाज्मा द्रव्य की ठोस, द्रव और गैस की चौथी अवस्था होती है। जो प्लाज्मा होता है ना, वो किसी भी द्रव्य की जो मतलब मैटर होता है उसकी तीन ही तो अवस्थाएं हमने पढ़ते हैं, ठोस पढ़ते हैं, द्रव पढ़ते हैं, गैस पढ़ते हैं, लेकिन ये उसके अलावा एक चौथी अवस्था भी होती है। और सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो नासा के अनुसार बताया गया 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत जो होता है नाभिकीय संलयन, यहाँ से प्रश्न बनता है हर साल, ध्यान दीजिएगा, नाभिकीय विखंडन नहीं बल्कि नाभिकीय संलयन। और संलयन किसका होता है? हाइड्रोजन के दो अणुओं का, H2 प्लस H2 आपस में मिलते हैं तो हीलियम बनाते हैं, प्लस बहुत सारी मात्रा में ATP यानी एनर्जी बनाते हैं। नाभिकीय अभिक्रियाओं को दो भागों, एक तो नाभिकीय विखंडन और एक नाभिकीय संलयन में बांटा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें सूर्य की ऊर्जा की, तो सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होती है। जहां नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक नाभिकों में टूटता है या विखंडित होता है, वहीं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में दो छोटे छोटे नाभिक आपस में जुड़कर संलयित होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दो हाइड्रोजन के अणु, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, दो हाइड्रोजन के अणु आपस में जुड़ेंगे तो एक हीलियम बनाएगा, एक बड़ा अणु, और साथ ही साथ ऊर्जा की उत्पत्ति होगी यहाँ से। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि तारों से मुक्त होने वाली ऊर्जा, ऊष्मा, प्रकाश का कारण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। और तारों के अंतर्गत ही हमारा क्या आता है? प्यारा सा सूरज भी आता है। तारों में 1 से लेकर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक तापमान पर हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संलयित होकर हीलियम बनाते हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि जो तारा हमारा सूर्य है उसका टेम्परेचर कितना है? लगभग 1.5 करोड़ सेल्सियस तक होता है। तो ये हाइड्रोजन के दो समस्थानिक होते हैं, ड्यूटेरियम, और जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो हीलियम बनाते हैं। तो केवल हाइड्रोजन याद नहीं रखना आपको, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम होते हैं जो 3 अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो अब बात करेंगे सोलर इक्लिप्स की। सूर्य पे जो ग्रहण होता है, यानी सूर्य जो हमें काला दिखता है, पूरा नहीं दिखाई देता, तो यह स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। अब सीधी बात समझिएगा, मैं यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूँ कि सूर्य ग्रहण की स्थिति कब होगी। मान लीजिए आपका ये सूर्य है, ठीक है, ये आपका सन है, और ये यहाँ पर आपकी प्यारी सी अर्थ है। क्या है? अर्थ। और अर्थ के भी तो किनारे किनारे क्या करता है? चंद्रमा घूमता है, इस तरीके से रोटेशन करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है। और पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी इस तरीके से रोटेशन करती है सूर्य की। ये बात क्लियर हो गई। तो अब दोबारा डायग्राम समझते हैं। तो यहाँ पर ये मान लीजिए सन हो गया आपका प्यारा सा, और ये अर्थ हो गया, और अर्थ के किनारे किनारे मून घूमता है। लेकिन ये घूमते घूमते क्या होता है, जब यहाँ पर मून आ जाता है तो होता क्या, जो सूर्य का प्रकाश आना चाहिए था पृथ्वी पे, वो पृथ्वी पर ना आके डायरेक्ट चंद्रमा पर आने लगता है और पृथ्वी से छिप जाता है। तो हम लोग जो यहाँ पे छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की तरह इंसान रहते हैं, जब ये सूर्य को देखते हैं तो हमें सूर्य सीधा नहीं दिखता, मतलब कि साफ साफ वो हमें लाल या पीले रंग का नहीं दिखता। तो हमें ऐसा लगता है कि सूर्य के ऊपर कोई संकट आ गया है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, सूर्य पर कोई ग्रहण आ गया है। तो इसी को हम कहते हैं सूर्य ग्रहण, क्योंकि असल में सूर्य तो अपनी जगह स्थित है, लेकिन ये प्यारा सा जो हमारे चंदा मामा थे, जो घूमते घूमते हमारे सामने आ गए, और ऐसी स्थिति में सूर्य का प्रकाश क्या हुआ, विच्छेदित हो गया, यानी हमारे पास डायरेक्ट नहीं आ पा रहा था। ये सामान्यतः आधे 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। तो इसी को हम कहते हैं सूर्य ग्रहण की स्थिति। तो अब आप समझ गए होंगे कि सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या होती है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से पढ़िए कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, क्यों? क्योंकि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, यानी कि सन, मून, अर्थ, इस तरीके से सीक्वेंस बन जाता है। यह स्थिति केवल प्रतिपदा यानी कि न्यू मून डे
या अमावस्या को ही होती है और इस स्थिति में पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है वही चंद्रमा की छाया पड़ती है, मतलब वहीं पर हमें चंद्रमा की छाया देखने को मिलती है। साथ ही पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। यही कारण है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण पृथ्वी के सभी भागों पर एक साथ दिखाई नहीं देता, यानी कि कुछ हिस्सों से ही बस देख पाओगे, पृथ्वी के सभी हिस्सों से आपको पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने को नहीं मिलेगा। फिर आगे देख लेते हैं और क्या बातें इसमें लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा पृथ्वी पर दो छाया डालता है। डार्क वाले छाया को अम्ब्रा एवं कम डार्क वाले छाया को पेनुम्ब्रा भी कहते हैं। सूर्य के वायुमंडल का वह भारी भाग जो हमें बिना किसी यंत्र के सामान्य आंखों से केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसे कोरोना कहते हैं, क्योंकि कोरोना वाली जो लेयर होती है सूर्य की, ये हमें तभी दिखाई देती है जब सूर्य के अंदर वाली जो चमक होती है वो छिप जाती है, केवल किनारे वाले पार्ट को हम लोग देख पाते हैं। इस तरीके से बस हम किनारे वाले पार्ट को देख पाते हैं, अंदर वाली पूरी लेयर हमारे सामने ब्लैक हो जाती है। तो इसीलिए ये जो हमें बाहरी सतह दिख रही है इसी को हम कोरोना कहेंगे और ये केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही दिखती है। हीरक वलय जिसको डायमंड रिंग का दृश्य जो है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही देखने को मिलता है, जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरीके से ढक लेता है। क्योंकि सिंपल सी बात बताइए, अगर यहाँ पे सन है और यहाँ पे मून है, ठीक है, और यहाँ अर्थ है, अगर मून हमारे ज्यादा नजदीक है तो हमें क्या दिखेगा, बहुत बड़ा दिखेगा, और इसकी स्थिति में सूर्य हमें बहुत छोटा दिखेगा, तो पूरा का पूरा चंद्रमा क्या करेगा, सूर्य को ढक लेगा और इसी को हम पूर्ण सूर्य ग्रहण भी कह देते हैं। और इसके कुछ सेकंड पूर्व और कुछ सेकंड बाद ही हमें हीरक वलय अर्थात कि जो हीरक वलय होते हैं डायमंड रिंग, ये हमें दिखते हैं। हीरक वलय परिधि रेखा पर दृष्टिगत होते हैं, यानी इसकी जो ये परिधि होती है इस वाले रेंज पे हमें हीरक वलय देखने को मिलते हैं सूर्य के। किसी भी परिस्थिति में पूर्ण सूर्य ग्रहण 7.5 मिनट से अधिक नहीं हो सकता। सूर्य के प्रकाश मंडल से सौर तूफान तीव्र गति से निकलता है, यानी कि जो आग के गोले होते हैं ना वही तेज गति से निकलते हैं, जिस कारण वह सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार कर अंतरिक्ष में चला जाता है। यानी वो इतनी तेज गति से निकलते हैं कि जो सूर्य की जो अट्रैक्शन पावर होती है जिसकी वजह से वो हर चीज को अपने आसपास रोके रखता है, उस शक्ति से बाहर निकलकर वो स्वतः आकाश में देखने को मिलते हैं, अंतरिक्ष में, और कभी कभी ये हमारी पृथ्वी पर भी आ जाते हैं और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, सौर ज्वाला भी कह देते हैं, यानी कि सोलर फ्लेयर्स भी कहा जाता है। जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश पैदा करता है, ऑरोरा लाइट जिसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑरोरा लाइट कहते हैं जब ये वायुमंडल प्रवेश करता है। आप देखेंगे ऐसी स्थिति को कि जब वायु में क्या होता है, नीली हरी पीले रंग की कई सारी चमक पैदा होती है, जिसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक किरणें, यानी प्राकृतिक रंग होते हैं ये, जो कई अलग अलग रंग के होते हैं। आप लोग गूगल करिएगा ऑरोरा लाइट तो आप समझ जाइएगा कि जब ऐसा हमें सामान्यतः उत्तरी ध्रुव पे या दक्षिणी ध्रुव पर सामान्यतः देखने को मिलता है, और जिसे उत्तरी ध्रुव पर हम ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव पे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ऑस्ट्रेलिस इसलिए क्योंकि दक्षिणी ध्रुव के निकट हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसीलिए दक्षिण में हम लोग दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सौर ज्वाला जहां से निकलती है, सूर्य के जिस एरिया से निकलती है वहां काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं, जिसे सौर कलंक यानी कि सन स्पॉट भी कहा जाता है। वो सूर्य के कुछ हिस्सों से निकलती है, सोलर फ्लेयर जो होती है। जैसे मान लीजिए ये आपका सूर्य है, ठीक है, तो यहाँ से जगह जगह से वो जो है कि निकलती है और ये सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स को पार करते हुए अर्थ की रेंज में जब आते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे कलरफुल प्रकाश पैदा करते हैं, जिसको हम लोग ऑरोरा बोरेलिस या ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। तो यहाँ से निकलने की वजह से सोलर फ्लेयर जहाँ से निकलते हैं उसको सन स्पॉट कहते हैं, यानी कि काले धब्बे कहते हैं, सौर कलंक कहते हैं। और यह सूर्य की अपेक्षाकृत ठंडे भाग होते हैं। चंद्रमा और सूर्य के चारों ओर पक्षाभ और पक्षाभ स्तरीय बादलों के अपवर्तन से बने श्वेत दूधिया रंग के छल्ले को हम प्रभामंडल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर 4 जनवरी की निकटतम तिथि को होती है, अर्थात पृथ्वी सूर्य से कब ज्यादा निकट होती है, 4 जनवरी की स्थिति में, और इस स्थिति को पेरीहीलियन कहते हैं या उपसौर कहते हैं। और इसके विपरीत 4 जुलाई के निकटतम तिथि को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है और इसको अपहीलियन यानी अपसौर कहते हैं। तब आप ये समझिएगा, उप का मतलब होता है जैसे ऊपर चढ़ के आ जाना, यानी कि कहते हैं ना किसी के ऊपर क्यों चढ़े जा रहे हो, जैसे आप बसों में ट्रेनों में यात्रा करते हो तो कहते हैं कि भाई ऊपर मत चढ़ो, थोड़ा दूरी बना के रहो। तो ऊपर का मतलब नजदीक आ जाना, तो उपसौर का मतलब भी हो गया पृथ्वी जो है सूर्य के नजदीक आ जाती है 4 जनवरी को पेरीहीलियन की स्थिति में, और वहीं 4 जुलाई को अपहीलियन की स्थिति में दूर चली जाती है, अपसौर हो जाता है।
अब बात करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की। यह जो होती है खगोलीय इकाई, दूरी मापने की इकाई होती है। यह इकाई सूर्य एवं पृथ्वी के बीच औसत दूरी लग के बराबर होती है और अन्य इकाइयों में इसे इस प्रकार समझा जा सकता है जिसकी कोई खास जरूरत आपको नहीं है। लेकिन इसके नीचे की बात अगर हम करें, तारों के बीच की दूरी को मापने हेतु खगोलविदों द्वारा पारसेक का प्रयोग किया गया है। ध्यान देना, तारों के बीच की बात कर रहा है, ग्रहों के बीच की नहीं, क्योंकि ग्रहों के बीच नापने की दूरी जो होती है वो खगोलीय यूनिट होती है, जिसमें एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष को सामान्यतः यूज किया जाता है, या दूसरी भाषा में कहें तो 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर। इस प्रकार खगोलीय दूरी के मात्रकों में पारसेक सबसे बड़ी इकाई होती है, उसके बाद प्रकाश वर्ष आता है और खगोलीय इकाई। क्योंकि पारसेक क्या कर रही है, एक तारे से दूसरे तारे के बीच की दूरी को नाप रही है। लेकिन एक तारा जो हमारा सन है, इसके आसपास के छोटे छोटे जो 8 ग्रह हैं, इनके बीच की जब दूरी नापोगे तो आप प्रकाश वर्ष और खगोलीय इकाई का प्रयोग करोगे, न कि पारसेक का। क्योंकि स्पष्ट लिखा गया है पारसेक का प्रयोग तारों के बीच की दूरी नापने के लिए होता है, न कि ग्रहों के बीच की। तो ये छोटा सा अंतर आपको पता रहना चाहिए। आइए प्रश्न को करते हैं अब हम लोग। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2001 में पूछा गया, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे ठोस, द्रव, गैसीय अवस्था में, या द्रव अवस्था, या गैसीय, या दोनों। तो हमने ये बताया था कि इनके अलावा एक चौथी अवस्था होती है जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से देखने को मिलता है, न कि ये। तो यहाँ पर आप देखेंगे सूर्य के केंद्र में अत्यधिक उच्च तापमान के कारण सभी पदार्थ गैस और प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं, और प्लाज्मा द्रव एवं गैस के अतिरिक्त क्या होती है, एक चौथी अवस्था होती है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, देखिए 3 बार यह प्रश्न पूछा गया प्रीलिम्स में, नाभिकीय संलयन के द्वारा। जब हम हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम की 2 हाइड्रोजन समस्थानिकों की क्रिया करते हैं, कितनी, 2 हाइड्रोजन समस्थानिकों की क्रिया करते हैं, तो एक हीलियम नाभिक बनता है और ऊर्जा बनती है। और ये जो दोनों हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, ये ड्यूटेरियम होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, ड्यूटेरियम होते हैं। तो ये याद रखना, आप ड्यूटेरियम भी करके पूछा जा सकता है आपसे। यहाँ आप देख सकते हो कि 2 हाइड्रोजन के नाभिक ड्यूटेरियम जब आपस में क्रिया करते हैं तो हीलियम बनाते हैं और एनर्जी पैदा करते हैं। अगला प्रश्न है, हीरक वलय एक दृश्य है। हीरक वलय यानी डायमंड रिंग एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है कब, केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधि क्षेत्रों में। ध्यान दीजिएगा, पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधि क्षेत्रों में, यानी कि सूर्य के परिधि वाले क्षेत्रों में ही हमें देखने को ये मिलता है। डायमंड रिंग का दृश्य पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, जब चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है, कि कुछ सेकंड पूर्व और कुछ सेकंड बाद परिधि रेखा पर दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न 91 में, सूर्य ग्रहण कब होता है दोस्तों, तो प्रतिपदा के दिन होता है, जब आपका ये जो सूरज है और ये जो अर्थ है, इसके बीच में जब मून आ जाता है, तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर नहीं जाने देता बल्कि चंद्रमा पर ही चला जाता है यह प्रकाश। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सूर्य के ऊपर संकट आ गया, अर्थात सूर्य ग्रहण हो गया। और ये स्थिति कब होती है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, और यह स्थिति केवल प्रतिपदा या अमावस्या को ही होती है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक सूर्य ग्रहण घटित होता है केवल पूर्णिमा को, केवल अमावस्या को, ए और बी दोनों। तो ध्यान दीजिएगा, पूर्णिमा को कभी भी नहीं, प्रत्येक सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या को होता है। और इसीलिए आप लोग जब टीवी सीरियल्स देखते होंगे, नागिन वाले सीरियल्स या किसी भी प्रकार के, तो उसमें क्या कहता है कि मैं अमावस के दिन तुझसे बदला लूंगा या लूंगी। अमावस की रात का मतलब होता है जिसमें सूर्य का प्रकाश बिल्कुल भी नहीं दिखता। तो सूर्य ग्रहण कब होगा मेरे दोस्तों, जब क्या होगा, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। 3 बार यह प्रश्न पूछा गया है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, खग्रास का मतलब होता है सूर्य ग्रहण केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, पृथ्वी की अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है, या सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का तथा पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का पूर्णतः वृत्ताकार। तो आप देखें कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, सूर्य का प्रभा मंडल यानी जिसको हम हेलो कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। क्या होता है, पक्षाभ मेघों के हिमस्फटकों में। ठीक है, यहाँ पर ये उत्पन्न होते हैं। आगे देखते हैं हम, अगला प्रश्न है, एक खगोलीय एकक यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औसत दूरी किसके बराबर होती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की। क्योंकि खगोलीय दूरी का मतलब होता है जब हम पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी नापते हैं, या प्रकाश वर्ष की दूरी भी इसे हम कहते हैं। लेकिन जब पारसेक इकाई की बात होती है तो पारसेक का मतलब होता है 2 तारों के बीच की दूरी। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है, तो 150 यानी कि 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो इसको हम कह सकते हैं, मिलियन का मतलब होता है 10⁶। और अब हम यहाँ पे सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर चल रहे हैं,
सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, प्रीलिम्स 2010 में पूछा गया है, तो 149.6 मिलियन किलोमीटर है। और पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर कब होती है, तो 3 जनवरी या 4 जनवरी को होती है, जिसको हम लोग उपसौर कहते हैं, पेरीहीलियन कहते हैं। और अपसौर की स्थिति कब होती है, जब दूर जाती है, तो 4 जुलाई को हो जाती है। पढ़ते हैं यहाँ पे, सूर्य के निकटतम दूरी पर जनवरी के प्रथम सप्ताह में होती है, यानी 3 से 4 जनवरी की, और इस स्थिति को पेरीहीलियन यानी उपसौर कहते हैं। इसके विपरीत जुलाई के प्रथम सप्ताह में पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होता है, और इस स्थिति को अपहीलियन यानी अपसौर कहते हैं। सामान्यतः उपसौर की स्थिति 4 जनवरी या उसके निकटतम तिथि 2, 3, 5 जनवरी को होती है। उसी प्रकार अपसौर 4 जुलाई या उसके निकटतम तिथि को होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा होता है, तो सूर्य का आकार लगभग 109 गुना बड़ा होता है। और ये एमपीपीसीएस 2014 में प्रश्न पूछा गया था। सूर्य का आकार लगभग 109 गुना बड़ा होता है, और सूर्य की जो त्रिज्या होती है वो 6,95,700 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी की होती है 6,0378 किलोमीटर। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक कवर करेंगे। अगली क्लास में हम लोग बुध को कवर करेंगे, और इसी तरीके से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल सभी ग्रहों को हम डिटेल से पढ़ेंगे और इनसे बनने वाले प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं जल्दी आज शाम में एक नोट्स के रूप में एक छोटी सी वीडियो लेके आऊँगा कि जो आरओ के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में, उसको कवर करने पे हम लोग फोकस करेंगे, जहां से प्रश्न आपके कई बार पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर जरूर देखिएगा, ये वीडियो जो आपको आज रात में जो है कि 9 बजे तक पब्लिश हो जाएगी। तो मिलते हैं 9 बजे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।